नमस्कार दोस्तों। इक्विलिब्रियम चैप्टर का अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, ला चैटलियर प्रिंसिपल। बहुत ही खास प्रिंसिपल है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ला चैटलियर प्रिंसिपल और हिंदी में बोलते हैं ला सितालिये का नियम। चैटलियर इंग्लिश में, सितालिये हिंदी में। कोई मतलब नहीं है अपने को, थ्योरी है थोड़ी सी, उससे भी कोई मतलब नहीं है। एक्चुअली में जो इफेक्ट पड़ता है वो अपने को देखना है। पहली थ्योरी क्या करती है कि देखो, अगर कोई कोई इक्वेशन है, कोई रिएक्शन है, वो इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम में ही रहना चाहती है। इक्विलिब्रियम में वो अच्छी खासी स्टेबल होती है, वो इक्विलिब्रियम में ही रहना चाहती है। ला चैटलियर क्या बोलता है कि अगर अपनी बुद्धि खराब हो जाए, अपन उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंज करेंगे तो क्या करेगा, जिस जिस हिसाब से अपन चेंज करेंगे, जो इक्विलिब्रियम है वो उसके अपोजिट में चेंज करेगा। जैसा अपन चेंज करेंगे उसको नलिफाई करना चाहेगा, नेग्लिजिबल करना चाहेगा और वापस इक्विलिब्रियम लाना चाहेगा। ठीक है, मतलब जो रिएक्शन है इक्विलिब्रियम में, वो इक्विलिब्रियम में ही रहना चाहती है। अपन उसमें थोड़े बहुत डिस्टर्बेंस करते हैं, चाहे टेम्परेचर बढ़ा के, प्रेशर बढ़ा के या कंसंट्रेशन बढ़ा के उस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं। तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, उस जिस डायरेक्शन में अपन डिस्टर्ब कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में इफेक्ट शो करेगा, और इफेक्ट शो करेगा तो वापस उन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में एक थ्योरी है छोटी सी। वो क्या है, इफ ए सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू एनी वन ऑफ द फैक्टर सच एज कंसंट्रेशन, अगर कोई इक्विलिब्रियम है उसमें अपन थोड़ा बहुत चेंज करना चाहते हैं, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, वो चेंज किस प्रकार का हो सकता है, वो कंसंट्रेशन का चेंज हो सकता है। कंसंट्रेशन मतलब जो अपने रिएक्टेंट या प्रोडक्ट लिए हैं उसकी अमाउंट, उसकी कंसंट्रेशन चेंज करके अपन इक्विलिब्रियम चेंज कर सकते हैं। दूसरा, प्रेशर चेंज करके, प्रेशर करके दबा के उसको चेंज कर सकते हैं इक्विलिब्रियम को। इसके अलावा टेम्परेचर, इसके अलावा वॉल्यूम चेंज करके भी अपने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। अगर ये चेंज करते हैं तो सिस्टम खुद को इस प्रकार से एडजस्ट करना चाहेगा कि जो इफेक्ट अपने किए हैं वो नलिफाई हो जाए, वो नेग्लिजिबल हो जाए। ठीक है, अगर इन चारों में से अपन अलग अलग पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है, प्रेशर का क्या होता है, टेम्परेचर का क्या होता है और वॉल्यूम का क्या क्या इफेक्ट होता है। मेन है सबसे चेंज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे अपन इक्विलिब्रियम का तो इक्विलिब्रियम कैसे होगा। अपन पहले रिएक्शन होती है दो प्रकार की, एनर्जी के बेसिस पे जो रिएक्शन है वो दो प्रकार की होती है। एक तो एंडोथर्मिक, एक होती है एक्जोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब होता है कोई रिएक्शन हो रही है तो ऊर्जा लेगी तो ज़्यादा उत्पाद बनाएगी, मतलब उस रिएक्शन में ऊर्जा का शोषण हो रहा है, उसमें शोषी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक एग्जाम्पल है PCl5 का। अगर PCl5 से PCl3 प्लस Cl2 बना है तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। मतलब PCl3 एनर्जी लेके PCl5 एनर्जी लेके PCl3 और Cl2 बनाती है। जो PCl5 के दो बॉन्ड थे एक्सियल वाले, उनको तोड़ के PCl3 और Cl2 बनाती है। उसको तोड़ने के लिए अपने को एनर्जी चाहिए। अगर तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए तो मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन का अपन टेम्परेचर बढ़ा देंगे, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब इस साइड से अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो रिएक्शन है, जो मतलब PCl5 बॉन्ड है वो और आसानी से टूटेगा, और आसानी से टूटेगा तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, इस आगे वाले डायरेक्शन में जाएगी। मतलब PCl5 तेजी से और टूटेगा और PCl3 और Cl2 ज़्यादा ज़्यादा बनेगा। मतलब यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन है, उसका अगर अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। सेम यहीं पे, एज टेम्परेचर इंक्रीज रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इंक्रीज। मतलब अगर इस रिएक्शन का अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, PCl5 की अमाउंट कम हो जाती है, कंसंट्रेशन कम हो जाती है, PCl3 और Cl2 की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है। मतलब ये है ना, आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का मतलब PCl3 और Cl2 ज्यादा मात्रा में बन रहा है। ठीक है, अगर इसी का अपोजिट देखें अपन, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, कोई अपने पास रिएक्टेंट था, वो प्रोडक्ट में बना, प्रोडक्ट में बनने के साथ साथ अपने को ऊर्जा भी मिल रही है। ठीक है, जैसे अमोनिया का बनना, हेबर मेथड होती है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन ये मिलकर क्या बनाती है, अमोनिया, और इसके साथ साथ अपने को ऊर्जा भी प्राप्त होती है। ठीक है, अगर इसी रिएक्शन को अपन पीछे से देखें कि NH3 है, वो टूट के N2 और 3H2 बना रही है, मतलब तोड़ने के लिए, और ऊर्जा क्या होगी वहां पे, ऊर्जा देखो यहाँ पे NH3 है, एनर्जी लेके, मतलब देखो 22 किलो की ऊर्जा ले रही है, फिर N2 और 3H2 बना रही है। ठीक है, या इसका उल्टा देखेंगे तो N2 प्लस 3H2 मिलके 2NH3 बना रहा है और साथ में अपने को ऊर्जा दे रहा है। अगर इस रिएक्शन को देखेंगे इसके हिसाब से अपन, तो जितना ज़्यादा यहाँ पे ऊर्जा बढ़ाएंगे, ऊर्जा बढ़ाने का मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो रिएक्शन क्या होगी, N2 और H2 ज़्यादा बनेगी। अगर इस साइड की बात करें, N2 और H2 का अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो NH3 है वो कम बनेगा,
कम बनेगा तो क्या होगा कि जो फॉरवर्ड डायरेक्शन की जो रेट है वो कम हो जाएगी। ठीक है, मतलब अगर एक्जोथर्मिक रिएक्शन का अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फॉरवर्ड डायरेक्शन की जो रेट है वो कम हो जाएगी, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है वो कम हो जाएगा, NH3 की जो अमाउंट है, कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी। ठीक है, और इसी रिएक्शन को अगर अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन की जो रेट है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, दूसरा ये होता है कि जैसे यहाँ पे देखो PCl5 है, ये PCl3 और Cl2 में टूट रहा है। अगर बैकवर्ड डायरेक्शन की बात करें तो सीधी सी बात है कि PCl3, अगर ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, यहाँ से यहाँ पे एंडोथर्मिक है, तो सीधी सी बात ये होगी कि PCl3 और Cl2 मिलके PCl5 बना रहा है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन एंडोथर्मिक है तो बैकवर्ड डायरेक्शन एक्सोथर्मिक होगी। एक ही रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे N2+3H2 बन के जो अमोनिया बना रहे हैं वो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो वापिस NH3 का टूटना एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछे एंडोथर्मिक रिएक्शन का अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा तभी इसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। और अगर एक्सोथर्मिक की बात करें तो क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन स्लो हो जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन की जो रेट है वो कम हो जाएगी, प्रोडक्ट है वो कम बनेगा, धीरे धीरे बनेगा। ठीक है, ये था टेम्परेचर का इफेक्ट। इसी में देखते हैं अपन कंसंट्रेशन का इफेक्ट। कंसंट्रेशन क्या होता है कि जैसे यहाँ पे PCl5 है, PCl5 PCl3 और Cl2 बना रहा है, अगर अपन PCl5 और बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा कि इसके इफेक्ट को कम करना चाहेगा। इफेक्ट कम कैसे होगा कि PCl5 बढ़ाएंगे तो जल्दी 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 PCl3 और Cl2 बनेगा। तो मतलब अगर कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं रिएक्टेंट साइड की तो फॉरवर्ड डायरेक्शन की जो रेट है वो बढ़ जाती है, तभी तो ये न्यूट्रलिफाई होगा। अगर इस डायरेक्शन में अपन PCl3 और Cl2 की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, अगर यहाँ पे PCl3 और Cl2 की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो क्या होगा कि ये वापस क्या बनाता है, PCl3 और Cl2 वापस PCl5 बना रहा है। अगर इसकी बढ़ाएंगे तो PCl5 ज़्यादा बनेगा, PCl5 ज़्यादा बनेगा मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन की जो रेट है वो ज़्यादा होगी। इसके अलावा मान लो PCl5 है, यहाँ पे PCl3 और Cl2 बन रहा है, अगर इनमें से अपन PCl3 और Cl2 या तो एक को या दोनों को हटा रहे हैं तो क्या है, हटा रहे हैं तो यहाँ पे मात्रा कम होगी तो PCl5 और ज़्यादा आएगा इस साइड में, इस साइड में आएगा तो मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन की जो रेट है वो बढ़ेगी। फॉरवर्ड डायरेक्शन की रेट कहने का मतलब कब कब बढ़ेगी, या तो रिएक्टेंट का जो अमाउंट है या कंसंट्रेशन है वो बढ़ा देंगे, तो दूसरा प्रोडक्ट जो भी है अपने पास उसके अमाउंट को कम कर देंगे तो PCl5 ज़्यादा टूटेगा। तो इस प्रकार से अपन फॉरवर्ड डायरेक्शन की रेट बढ़ा सकते हैं। फॉरवर्ड डायरेक्शन की और दूसरी फॉरवर्ड डायरेक्शन की रेट को कम करने का क्या तरीका है कि PCl5 की अमाउंट है कम लेंगे तो PCl3 और Cl2 नहीं बनेगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन की जो रेट है वो कम हो जाएगी। दूसरा PCl3 और Cl2 की मात्रा बढ़ा देंगे, अगर ये मात्रा बढ़ाएंगे तो रिएक्शन इस साइड में आएगी ही नहीं, ये पहले से ज़्यादा है, आएगी ही नहीं। तो इस प्रकार से अपन फॉरवर्ड डायरेक्शन की जो रेट है वो स्लो कर सकते हैं। ठीक है, ये था अपना टेम्परेचर का इफेक्ट और कंसंट्रेशन का इफेक्ट। अब अपन पढ़ते हैं प्रेशर का इफेक्ट। प्रेशर का जस्ट अपोजिट होगा वॉल्यूम का इफेक्ट। ठीक है, तो इसके बाद में प्रेशर का इफेक्ट है वो अच्छे से देखना, क्योंकि PV इज इक्वल टू होता है NRT, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर प्रेशर वाला आ गया तो उसका उल्टा होगा वॉल्यूम वाला। अब देखते हैं दोस्तों अपन प्रेशर और वॉल्यूम दोनों का इफेक्ट एक साथ में। ठीक है, इक्विलिब्रियम के ऊपर प्रेशर बढ़ाने या घटाने से क्या इफेक्ट पड़ता है, वॉल्यूम को बढ़ाने और घटाने से क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे अपने पास कोई कंटेनर है, उसके ऊपर अपने अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा तो मोल पहले उतने थे, मोल अभी उतनी है, तो पर वॉल्यूम के अंदर मोल है उसकी मात्रा बढ़ गई। ठीक है, पहले इतनी संख्या में जितने मोल थे अब उतनी संख्या में मोल हो गए, तो क्या हो गया, मोल की जब पर वॉल्यूम के अंदर जो मोल है वो बढ़ गई, पर वॉल्यूम के अंदर मोल बढ़ गए तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में हो जाएगा जहाँ पे मोल की संख्या कम होगी, मतलब मोल बढ़े तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम उसके इफेक्ट को नलिफाई करना चाहेगा तो उस साइड में चला जाएगा जहाँ पे मोल कम होंगे। ठीक है, तो क्या है कि एज प्रेशर इंक्रीज वॉल्यूम डिक्रीज। क्या बोला था अपने को, बोयल्स ने एक चीज बोली थी कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, ठीक है, तो प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या वॉल्यूम प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, जैसे पे प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम होगा, सीधी सी बात है, मीन्स नंबर ऑफ मोल पर वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कम हो गया, मोल्स उतने के उतने हैं, तो पर वॉल्यूम के अंदर मोल बढ़ गए, पर वॉल्यूम के अंदर मोल बढ़ गए तो इक्विलिब्रियम वहां पे होगा जहाँ पे मोल कम होंगे, क्योंकि उसके इफेक्ट को नलिफाई करना चाहेगा, नेग्लिजिबल करना चाहेगा इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो सो इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द डायरेक्शन वेयर लेस नंबर ऑफ मोल। ठीक है, अब देखो
जैसे मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे प्रेशर बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम उस साइड में चला जाएगा जहाँ पे मोल कम है। ठीक है, अगर प्रेशर कम करेंगे तो मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा तो जो ऊपर वॉल्यूम के अंदर मोल है की संख्या कम हो जाएगी, तो जो इक्विलिब्रियम है वो साइड में चला जाएगा जहाँ पे मोल की संख्या ज्यादा होगी। ठीक है, तो पहले देखते हैं अपन पर प्रेशर बढ़ाने के लिए इक्विलिब्रियम उस साइड में जहाँ पे मोल कम हो। ठीक है, बॉयल ने क्या बोला था, कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर वॉल्यूम होता है वो प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। ठीक है, मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ाने से इक्विलिब्रियम है उस साइड में चला जाएगा जहाँ पे मोल हाई है, प्रेशर बढ़ाने पे मोल कम की साइड में और वॉल्यूम बढ़ाने पे मोल ज्यादा की साइड में। अब देखो अपने पास है एक अभिक्रिया N2 प्लस 3s2 2n3 बना रहा है, मतलब 1 प्लस 3 मोल बन के 4 बना रहे हैं, सॉरी 2 बना रहे हैं। ठीक है, 4 बन के 2 बना रहे हैं। अगर इसके ऊपर प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ाने इक्विलिब्रियम कौन सी साइड में जाएगा, जहां पर मोल कम है, 4 और 2 मोल इस साइड में कम है, तो जैसे यहाँ पे इस रिएक्शन में अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, NH3 ज्यादा बनेगा क्योंकि मोल इस साइड में कम है इस साइड में कम है, तो NH3 की वॉल्यूम ज्यादा होगी। अगर वॉल्यूम की बात करें अपन तो अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो किसकी होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अपोजिट डायरेक्शन में अगर प्रेशर बढ़ाने से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो वॉल्यूम बढ़ाने से बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो अगर इस प्रकार के अभिक्रिया जैसे NH3 का बनना है तो अपन ने पहले टेम्परेचर वाले इफेक्ट में पढ़ा था कि ये एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन होने का मतलब उसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो NH3 की मात्रा कम बनेगी, मतलब उसमें टेम्परेचर कम रखेंगे, टेम्परेचर लो रखेंगे और प्रेशर बढ़ाएंगे। तो हेबर विधि होती है उसमें प्रेशर तो ज्यादा रखा जाता है और टेम्परेचर कम रखा जाता है ताकि अमोनिया का निर्माण ज्यादा बने। ठीक है, दूसरी अपने पास रिएक्शन है जहां पे पहले मोल थे 1 और बाद में हो गए 2, 1+1 2 मोल हो गए। ठीक है, अगर इसका प्रेशर का इफेक्ट देखेंगे, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, मतलब PCl5 टूटेगा नहीं, PCl5 के जो डिसोसिएशन की रेट है उसके फेवरेबल नहीं होगा प्रेशर का बढ़ाना। तो यहाँ पे अगर अपन प्रेशर अगर कम करेंगे तभी PCl5 का डिसोसिएशन ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि मोल इस साइड में कम है, जिस साइड में मोल कम होंगे अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो मोल जो इक्विलिब्रियम है उसी साइड में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर प्रेशर कम करेंगे तब PCl3 और Cl2 ज्यादा बनेगा, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन की जो रेट है वो ज्यादा होगी। ठीक है, अगर आप ये समझ गए कि प्रेशर बढ़ाने से क्या इफेक्ट होता है, जस्ट उसका ऑपोजिट होगा प्रेशर कम करने का। ठीक है, या वॉल्यूम बढ़ाने का, मतलब प्रेशर बढ़ाने का जो कंसेप्ट है उसके ऑपोजिट होगा प्रेशर कम करने का, और उसके ऑपोजिट होगा वॉल्यूम बढ़ाने का, वॉल्यूम बढ़ाने का। प्रेशर बढ़ाएंगे उसका अपोजिट इफेक्ट क्या होगा, प्रेशर कम करने का, और उसी का अपोजिट इफेक्ट होगा वॉल्यूम बढ़ाने का। ठीक है, क्यों, चार्ल्स बॉयल्स नियम, स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, ये था अपने यहाँ ला चैटलियर प्रिंसिपल। ठीक है, थ्योरी रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे अपने एग्जाम्पल करोगे तो पहला टेम्परेचर का क्या इफेक्ट था कि जैसे जैसे अपन कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक है, अगर एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर पूछ ले कि इस रिएक्शन में क्या ज़्यादा बनेगा तो उत्पाद वाले नाम ले लेना कि ये उत्पाद है वो ज़्यादा बनेगा अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो। अगर एक्जोथर्मिक रिएक्शन है तो उसमें अगर अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या फॉरवर्ड डायरेक्शन में कम जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगी। ठीक है, दूसरा है प्रेशर का, प्रेशर अगर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उस साइड में जाएगी जहां पे मोल्स की संख्या कम है। ठीक है, तीसरा है वॉल्यूम का, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम उस साइड में जाएगा जहां पे मोल की संख्या ज्यादा है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो अगर अपने को कोई पूछ ले इस प्रकार से कि हेबर विधि है अमोनिया बनाने की, वो एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, हेबर विधि एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, तो बताओ फेवरेबल कंडीशन क्या होगी कि जिससे अमोनिया ज्यादा से ज्यादा बने। तो फेवरेबल कंडीशन क्या होगी, अगर एक्जोथर्मिक रिएक्शन है तो मतलब टेम्परेचर कम करेंगे तभी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और मोल कम हो रहे हैं मतलब प्रेशर बढ़ाएंगे तो जो इक्विलिब्रियम है वो इस साइड में जाएगा जहाँ पे मोल कम है, तो NH3 ज्यादा बनेगा, मतलब टेम्परेचर कम प्रेशर ज्यादा, अमोनिया बनाने की फेवरेबल कंडीशन यही है। ठीक है, इस प्रकार से अपने को कोई पूछ सकता है
रिएक्टेंट देके, प्रोडक्ट देके कि ये रिएक्शन इस प्रकार की है, मोल देखते अपने पास सीधा पता चल जाएगा कि कौन से मोल है, लेकिन मोल अपने को केवल और केवल इक्विलिब्रियम वाले देखने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का ये नियम था ला चटलियर प्रिंसिपल, ला सितालिये का नियम। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का तो पता चल ही जाएगा। अगर अपने को रिएक्टेंट ज़्यादा दे रहा है कि रिएक्टेंट की मात्रा बढ़ा दी जाए तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अगर प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ा दी जाए तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में। कम करने का जो कंसेप्ट है वो एक दूसरे के अपोजिट है। अगर रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो कम कर देंगे तो क्या होगा, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम कर देंगे, मतलब प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट को हटाते जाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके इफेक्ट को कम करना चाहेगी ना, तो वहाँ पे जैसे कम हो रही है तो रिएक्शन है वो आगे बढ़ना चाहेगी ताकि उसके जो कमी को नलिफाई कर सके, वो कम दिखे ना। इसके कारण जो अपना लेचर नियम है उसको पढ़ते हैं। दो चार एग्जाम्पल्स हैं वैसे, N2+3s2, PCl5 वाला। अब देखो, अगर अपने पास एक और दे दे कि जहाँ पे मोल की संख्या है वहाँ पे कोई इफेक्ट ना हो, मतलब अगर डेल एन जी की वैल्यू 0 हो, तब उसके लिए टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखते हैं। जैसे अपने पास एक रिएक्शन है H2+I2, होमोजीनियस गैसियस मिक्सचर है, वो इक्विलिब्रियम में है 2H के साथ में। जहाँ पे जो रिएक्शन लिखनी है वो बैलेंस इक्वेशन लिखनी है, मतलब जितने यहाँ पे हाइड्रोजन है उतने के उतने हाइड्रोजन यहाँ पे होने चाहिए। अब यहाँ पे डेल एन जी की वैल्यू की बात करें, डेल एन की मोल्स की संख्या में बात करें तो यहाँ पे भी 2 मोल है, यहाँ पे भी 2 मोल है, डेल एन की वैल्यू 0 है, तो इसके ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसके ऊपर इफेक्ट किसका पड़ेगा, केवल और केवल टेम्परेचर का और कंसंट्रेशन का। ठीक है, अगर ये बोल दे कि कंसंट्रेशन H2 की बढ़ाएंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, कंसंट्रेशन H2 की बढ़ाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा HI बनेगा। यहाँ पे H2 कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो इक्विलिब्रियम क्या करना चाहेगा कि इसकी कंसंट्रेशन को कम करना चाहेगा। कम कैसे करेगा, HI बना के। अगर HI की अपने को कंसंट्रेशन बढ़ाई हुई दे दे कि HI की कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाती है तो क्या करेगा कि HI से वापस H2I2 बन रहा है ना, इसकी कंसंट्रेशन कब कम होगी, जब ज़्यादा से ज़्यादा H2I2 बनेगा। ज़्यादा से ज़्यादा H2I2 बनेगा मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन की रेट ज़्यादा होगी। ठीक है, इस प्रकार से अपने को कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम के इफेक्ट पूछ सकता है इक्विलिब्रियम के ऊपर। ठीक है।